नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसेस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की सीरीज़ प्रारंभ की है, जो कि विशेष रूप से टीएचडी, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए थे टीएचडी, पीएचडी और जीआईसी लेक्चरर जैसे एग्ज़ामों में, उसको हमने नोट्स के रूप में लिख लिया है और आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह दोस्तों 13वां वीडियो है। इसके पूर्व हमने 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। आप जा कर के उनको ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए इसी तरह की उपयोगी वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या प्रश्न है, ठीक है। आज दोस्तों हम एकात्मक और संघात्मक सरकार के विषय में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ठीक। पहले आपको बता देते हैं एकात्मक और संघात्मक सरकार होती क्या है। दोस्तों देखिए, जो एकात्मक सरकार होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है, जो संपूर्ण शक्ति शासन होता है ना, शासन की संपूर्ण शक्ति, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार में निहित होती है, ठीक है। जो केंद्रीय सरकार होती है, ठीक है ना, उस शासन की संपूर्ण शक्ति उस पर निहित होती है। एकात्मक सरकार में दोस्तों शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में एक ही केंद्र होता है दोस्तों, राज्य नहीं होते हैं। मतलब जो है उस पर पूरी शक्ति केंद्र पर ही निहित होती है। लेकिन संघात्मक जो व्यवस्था होती है दोस्तों, ठीक है ना, इस एकात्मक सरकार में इकाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन मतलब जो पूरी शक्ति केंद्र पर ही निहित होती है, सब कुछ केंद्र ही करता है। जैसे कि वर्तमान में इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना, वर्तमान में इंग्लैंड हो गया, ठीक है, जहाँ एकात्मक सरकार है। इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, ठीक, स्वीडन हो गया, और दोस्तों बेल्जियम हो गया, ठीक है ना, बेल्जियम। बेल्जियम के बाद हॉलैंड, नीदरलैंड जिसे कहते हैं, फ्रांस, इटली, ठीक। यहाँ यहाँ पर दोस्तों एकात्मक सरकार है, ठीक है ना। जो सरकार की शासन प्रणाली कैसी है दोस्तों, एकात्मक है यहाँ की, ठीक। यहाँ पर केंद्र पर ही सब कुछ नियंत्रित होता है, केंद्र के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। जो राज्य होते हैं उन पर भी केंद्र का नियंत्रण पूरी तरह से रहता है, ठीक। लेकिन संघात्मक सरकार दोस्तों क्या होती है कि इस पर जो है, जो केंद्र होता है, ठीक, और राज्य होता है। जो शासन की शक्ति होती है केंद्र और राज्य दोनों में बराबर बटी होती है, ठीक। केंद्र अपना कानून बनाएंगे अलग से और राज्य भी अपना कानून बनाएंगे। कुछ चीज़ों पर जो है केंद्र का मतलब राज्य पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होता। राज्य अपना अलग कानून बनाते हैं, ठीक है ना, और केंद्र अलग, इनकी शक्तियाँ दोनों की अलग अलग होती हैं। संघात्मक सरकार में ऐसा होता है। जैसे भारत में कैसी सरकार है, संघात्मक सरकार है। देखिए यहाँ मतलब जो है केंद्र है ही है, केंद्र की मतलब जो है चुनाव अलग होता है, राज्यों का चुनाव उनका मुख्यमंत्री अलग होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, उसकी शक्ति अलग होती है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी शक्ति अलग होती है। तो कहने का मतलब ये, एकात्मक सरकार में जो शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, लेकिन संघात्मक सरकार में जो शासन की शक्ति होती है केंद्र और राज्य दोनों पर निहित होती है, ठीक है दोस्तों। केंद्र और राज्य दोनों पर निहित होती है इसमें, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ प्रचलित है संघात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों ये अमेरिका में है, ठीक है ना। अमेरिका से ही अमेरिका की शासन जो संघात्मक प्रणाली थी उसी से प्रभावित है भारत की संघात्मक प्रणाली, ठीक। लेकिन लिया जो मतलब जो है भारत की जो संघात्मक प्रणाली का स्वरूप जो है कनाडा पर बेस है, ठीक है दोस्तों। बहुत कुछ जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है दोस्तों कनाडा से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है, और भारत तो है ही है, ठीक। अब देखिए इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है संघात्मक व्यवस्था में,
संघात्मक व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था का तात्पर्य ये है दोस्तों कि केंद्र की शक्ति अलग होती है, राज्य की शक्ति अलग होती है। दोनों जो शासन शक्ति होती है केंद्र और राज्य बटी होती है। शक्तियों का विभाजन होता है, श्योर सी बात है। ठीक है ना, जो शक्तियाँ अलग होती हैं, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। सर्वोच्च लिखित और अचल संविधान यहाँ पर जो होगी संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं ठीक है अचल संविधान व्यवस्था होती है। जो यहाँ का सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च होता है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होता है, प्रमुख होता है। और जो है जो लिखित संविधान होता है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका की भी यहाँ सर्वोच्चता होती है दोस्तों। संविधान के साथ साथ न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो है ठीक जो वहाँ की इकाइयाँ हैं, जो वहाँ के राज्य हैं, ठीक है ना, उनकी जो है नागरिकता अलग होती है, केंद्र की नागरिकता अलग होती है। ठीक, लेकिन भारत में इसके अपोजिट है। भारत में है तो संघात्मक व्यवस्था, ठीक है ना, भारत में है तो संघात्मक व्यवस्था, लेकिन यहाँ की जो नागरिकता है दोस्तों एकहरी नागरिकता है। ठीक है ना, एकहरी। इसीलिए भारत को मतलब जो संघात्मक व्यवस्था के शासक एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण यहाँ दिखते हैं। ठीक, संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ दोस्तों यहाँ एकात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण दिखते हैं। ठीक ठीक, अब देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है ना, हमने बताया ना राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। ठीक है, ओके। अब आज के प्रश्न देखते हैं। आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार क्या होती है। ओके, अब आज के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न क्या हैं? संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता, सत्ता, राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है। दोस्तों, इसमें ये कहा गया संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता, सत्ता एवं राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक संयंत्र है। ये A.B. डायसी ने कहा था। ठीक है ना, संघात्मक सरकार में राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, सत्ता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, सत्ता और राज्य के जो अधिकार होते हैं उनमें सामंजस्य बना रहता है। ठीक है ना, ऐसा मतलब डायसी महोदय ने कहा है। ओके, आगे चलते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? न्यायपालिका को। अब देखिए, संघीय व्यवस्था में देखिए बताया ना हमने दोस्तों, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। ठीक है ना, ठीक, तो संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है न्यायपालिका को। ठीक है ना, ओके। जैसे भारत में है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर न्यायपालिका ही सर्वोच्च है। अगर कोई भी कानून, जैसे कि मतलब जो है ये जो व्यवस्थापिका होती है, ये कोई कानून बनाती है जो संविधान से परे है, संविधान में मतलब जो है लिखित नहीं है संविधान, वो कानून, ठीक है, संविधान से इतर है, संविधान से बाहर जाके लोग कानून बनाते, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो है संविधान और न्यायपालिका में संतुलन चक्र माना जाता है न्यायपालिका को संविधान का, क्योंकि मतलब अगर संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिन चीज़ों का प्रस्ताव है, अगर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है कार्य कर सकते हैं, अगर उसी अकॉर्डिंग कार्य नहीं होता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देती है। ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यहाँ पर है। ओके दोस्तों, इस संघात्मक व्यवस्था में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं। शब्द फेडरलिज्म फोरम से ग्रहण किया गया है। यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। फेडरलिज्म का मतलब वही संघात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, संघात्मक सरकार एक कमज़ोर सरकार है, क्योंकि अब कुछ लोग संघात्मक सरकार को एक कमज़ोर सरकार मानते हैं, क्योंकि रीजन देते हैं, यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि संघात्मक सरकार में केंद्र की अलग, ठीक है, केंद्र में अलग शक्तियाँ होती हैं, ठीक, केंद्रीय शक्ति अलग होती है, राज्य की शक्ति अलग होती है। इसीलिए मतलब जो है राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाता है। मतलब उनके विचार अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से कार्य करते हैं और केंद्र वाले अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, भारत में
जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ठीक है ना, उस पर यही देखा जाता है कभी भी केंद्र के साथ उनका कोई भी तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है। क्षेत्रीय एकता पर वो ज़्यादा जोर देते हैं, राष्ट्रीय एकता पर कम देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं जो भारत का संघवाद है ये राष्ट्र की एकता पर बल देखिए, भारतीय संघवाद की बात अलग है, क्योंकि यहाँ संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी है कि हर मामलों में मतलब जो है संघात्मक चीज़ें नहीं लागू होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ राज्य पद्धति का सार है कि यह केंद्र एवं राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिक और सामंजस्य चाहता है। जो सहकारी संघ व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये बात कही गई। संघ राज्य पद्धति का सार है कि यह केंद्र के साथ राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच एक मतलब दो मार्ग का यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिक सामंजस्य चाहता है, मतलब दोनों में सामंजस्य चाहता है। यह सहकारी संघवाद में ऐसा कहा गया है। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र राज्यों के बीच जो सामंजस्य बरकरार हो, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण संभव है केंद्र द्वारा संभावित राज्यों की सहमति से। जो कांग्रेस है वहाँ की संसद जिसे कहा जाता है दोस्तों, जो कांग्रेस है वहाँ के द्वारा संबंध जो राज्य होते हैं उनकी सहमति से जो है आप नया राज्य निर्माण कर सकते हो। भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना होता है कि बिना जो है क्या कहते संसद ही बनाती है नया राज्य, ठीक है ना, संसद की सहमति से ही नया राज्य गठित होता है, ठीक है दोस्तों। आगे ये नया राज्य गठित करने का जो प्रावधान अनुच्छेद, ठीक है ना, 2 और 3 में है, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है, क्योंकि दोनों में जो भारतीय संघ हमने बताया था ना दोस्तों, जो भारतीय संघीय व्यवस्था यूएसए की संघीय व्यवस्था से कहीं ना कहीं मिलती है, उससे मैच खाती है, ठीक है ना। दोनों में अधिकारों का बंटवारा है जिसमें सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका संघ और राज्यों के बीच विवाद में निर्णायक कार्य करते हैं। मतलब ये अब देखिए, जैसे कि केंद्र एवं राज्यों में विवाद हो जाता है, ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके विवादों का निपटारा करता है, ओके। यही सेम चीज़ जो है अमेरिका में भी है। इस मामले में अमेरिका जो है भारत के संघवाद से बिल्कुल मिलता जुलता है, ओके। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो भारत का संघवाद है और अमेरिका का संघवाद है, मतलब दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, समानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान के संशोधन द्वारा। जो संघात्मक राज्य के केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन होता है संविधान में संशोधन करके उनमें परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो संविधान संशोधन की जो अनुच्छेद है भारत में, संविधान का संशोधन किया जाता है 368 अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे विशेषज्ञ माना जाता है, ठीक है। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है, केसी व्हीलर को। संघवाद का शास्त्रीय सिद्धांत दिया था इन्होंने। केसी व्हीलर ने संघात्मक व्यवस्था की मतलब जो है परिभाषा दी थी, यानी संघात्मक व्यवस्था के मतलब जो है ये विचारक हैं, ठीक है, ओके। मतलब इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। इन्होंने संघवाद का शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। भारत में संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था, केसी व्हीलर ने। जो भारत है यहाँ अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि मतलब जो है बहुत मामलों में यहाँ एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। पूरी तरह संघात्मक व्यवस्था यहाँ प्रचलित नहीं है, केसी व्हीलर ने ऐसा कहा था, ठीक है, केसी व्हीलर ने, ठीक।
एक केंद्रीय शक्ति द्वारा संभावित रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। मतलब एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा, ठीक है ना, एक सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना एकात्मक शासन है। डाइसी ने ऐसा कहा है। हमने बताया था ना, एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र में निहित होती है दोस्तों। ओके, शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। जो एकात्मक शासन जहाँ प्रचलित है, इंग्लैंड में है भारत, ठीक है ना, आपको पता ही है दोस्तों। जो इंग्लैंड है वहाँ पर जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। ठीक, जापान हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया और इटली हो गया। इन सारे देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। आगे चलते हैं। संघात्मक राज्यों में किसमें संघातरित, ठीक है ना, संघातरित इकाइयाँ को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, ठीक है, भारत में। अब देखिए, उच्च सदन का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, भारत में 2 सदन है, एक जो है लोकसभा है, एक जो है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। तो जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा है दोस्तों। जो भारत में उच्च सदन राज्यसभा को माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है ये कि संघात्मक राज्यों में, जो संघात्मक राज्य हैं, यहाँ के राज्य हैं, उनमें संघातरित इकाइयाँ जो हैं, ठीक है ना, जो राज्य हैं, उनको संघीय विधायिका, जो विधायिका यहाँ की व्यवस्थापिका है कि उसका जो राज्यसभा है यानी उच्च सदन है, में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, मतलब राज्यों में हर जगह जो है जो राज्य हैं उनमें राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व नहीं है भारत में, आपने देखा भी है, ठीक है ना। कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे कि मतलब जो है आपको पता होगा कि जो राज्यसभा की सीटें हैं हर जगह सेम नहीं है भारत में, कहीं पर हैं, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम है, कहीं पर है भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित होती है, ठीक। अब हमने बताया ही, समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित होती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ऐसा किसने कहा है? हरमन फाइनर ने कहा है, ठीक है। हरमन फाइनर ने कहा है कि जिस मतलब एक जो इसकी शक्ति होती है, ठीक है, संपूर्ण शक्ति एक केंद्र पर निहित होती है। संघात्मक राज्यों में ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं, ठीक है ना। हरमन फाइनर, इसने ही दोस्तों जो है हरमन फाइनर, आपको पता होगा जब पिछली वीडियो में हमने देखा था, दबाव समूहों को इसने जो है तृतीय सदन कहा था, ठीक है, तीसरी सरकार, ठीक है, कहा था इन्होंने, ठीक। हरमन फाइनर ने ही दबाव समूह को तृतीय सदन कहा है। ओके, परिसंघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य प्रभुसत्ता रखते हैं। जो परिसंघवाद है, ठीक है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है। जो परिसंघ होता है दोस्तों संघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य प्रभुसत्ता रखते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों भिन्न है एक दूसरे से दोस्तों, क्योंकि मतलब जो है जो सदस्यों में एक प्रभुसत्ता होती है, जनता सर्वोच्च होती है संघवाद में दोस्तों। ओके, जो संघवाद होता है इसमें जनता ही प्रभुसत्ता रखती है अपने पास, ठीक है ना। इसमें जनता सर्वोच्च होती, मतलब सर्वोच्च का मतलब ये है दोस्तों, जनता ही अपने प्रतिनिधित्व चुनती है, ठीक है, उनको प्रभुसत्ता सौंपती है, ठीक है, उनके शक्ति शासन की शक्ति सौंपती है, ऐसा कहा गया इसमें। संघ की सफलता के लिए आवश्यक है भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, ठीक, और समुचित संसाधन। मतलब इसकी संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता का मतलब जो है, ठीक है ना, आपस में सभी सामंजस्य हो, हितों की समानता, हितों में समानता हो दोनों में, और समुचित संसाधन हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब जो है बहुत कम संघ जो है क्या हो, असफल होते हैं, बहुत सफल होते हैं, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, हमने जो एकात्मक एवं संघात्मक सरकार से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हमने पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। अब इसके बाद होता है अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, 4 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षीय एवं संसदीय। ये जो है क्या कहते हैं, वो तो सरकार का स्वरूप हो गए दोस्तों। अब ये जो है ठीक, वो मतलब जो है कैसा राज्य होता है, जो देश होता है, देश का स्वरूप बताता है, एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है, किसी देश का स्वरूप निर्धारित करता है एकात्मक सरकार से राज्य और संघात्मक सरकार के। लेकिन जो अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणालियाँ हैं, इससे जो है सरकार का स्वरूप निश्चित होता है। किसी देश के शासन का स्वरूप निश्चित होता है कि वहाँ की शासन कैसी है, शासन व्यवस्था क्या आधार है वहाँ की शासन व्यवस्था का, ठीक है ना, क्या मतलब जो है कौन सी चीज़ें प्रचलित हैं वहाँ, इससे निर्धारित होता है शासन, ठीक है ना, अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था से। अब ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, इसको आप समझिए थोड़ा दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है ना, कार्यपालिका, ध्यान समझिएगा दोस्तों। जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो ये भारत की बात हम कह रहे हैं, आप ऐसे से कह सकते हैं, जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जो कार्यपालिका है, ठीक है ना, जो कार्यपालिका है दोस्तों, जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका, ठीक। अब देखिए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में डिफरेंट ये है दोस्तों कि जो व्यवस्थापिका के मतलब जो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा भारत में, ठीक है ना। तो जो इसका मतलब निम्न सदन होता है, जिसे मतलब जो है निम्न सदन इसका तो लोकसभा होती है, ठीक है, उच्च सदन आपका जो है राज्यसभा। तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के निम्न सदन, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक, कि जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच, देखिए कार्यपालिका क्या करती है, आपको पता है, कानूनों को जो है लागू करती है, और व्यवस्थापिका कानून बनाती है। व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाती है। तो दोस्तों, जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि दोस्तों जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, अंतिम रूप से जो है उत्तरदायी होती है, ठीक। और दोस्तों जो और इसकी जो दूसरी विशेषता है दोस्तों, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, 2 तरह की कार्यपालिका होती हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका का कहने का मतलब है, जैसे भारत में राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है ना, राज्य का जो प्रधान होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। अब देखिए, यहाँ पर जब चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनता है, जो मतलब जो है वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक। जो आपका मंत्रिपरिषद होता है, ये जो है इसके प्रति ही पूरी तरह से उत्तरदायी होता है, ठीक। यानी जो आपका ये लोकसभा होती है, ठीक, लोकसभा को हमारा ये प्रधानमंत्री जो होता है वो भी गठित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के मतलब संस्तुति पर प्रधानमंत्री के संस्तुति पर राष्ट्रपति इसको भी गठित कर सकता है। लोकसभा का विघटन, यहाँ पर देखिए, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, दोस्तों, इस पर जो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी होता ही होता है, ठीक। साथ में कोई भी कार्यकाल कार्यपालिका का निश्चित नहीं होता है, ठीक है, कार्यपालिका का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जो प्रधानमंत्री है हमारे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। इसलिए जो कार्यपालिका होती है, नहीं मतलब लोकसभा विघटित हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से विघटित हो गई। मंत्रिपरिषद कैसे बनती है? लोकसभा के से बनती है। भाई जो मंत्री होते लोकसभा से जीत करके आते हैं, ठीक है ना, उनका बहुमत होता है, तो बाद में लोकसभा के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। उन्हीं मंत्रियों से मंत्रिपरिषद बनती है। तो अगर पूरी तरह से लोकसभा विघटित तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद विघटित, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मतलब मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। आपको क्लियर हुआ? संसदीय शासन व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं, इसमें जो है आपकी कार्यपालिका, ठीक है ना, लोकसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है पूर्ण रूप से। क्यों उत्तरदायी होती है दोस्तों? कि अगर लोकसभा, ठीक है ना, विघटित हो गई, ठीक है, तो कार्यपालिका का भी विघटन यानी मंत्रिपरिषद का भी विघटन हो जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, आपकी अध्यक्षीय जो शासन व्यवस्था उसके बारे में देखते हैं, ये क्या होती है। ठीक, इसमें इसके जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, ये संसदीय शासन व्यवस्था के जस्ट अपोजिट होती है। अब देखिए, जैसे मतलब अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। वहाँ जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है, वही सब कुछ होता है। ठीक, जैसे वहाँ मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो वास्तविक कार्यपालिका, दो तरह की कार्यपालिका नहीं होती, वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है, वही प्रमुख होता है। मतलब एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है, वही प्रमुख होते हैं उसके। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री जिसका प्रमुख होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दोस्तों, अमेरिका में, ब्राज़ील में, लैटिन अमेरिका में मतलब जो है ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। ठीक, व्यवस्थापिका, ठीक है ना, कार्यपालिका ही यहाँ मतलब जब सब कुछ होती है इस शासन व्यवस्था में। ठीक, विभक्त नहीं होती कार्यपालिका जिस तरह इसमें विभक्त होती है नाम मात्र के वास्तविक में। सरकार का अध्यक्ष ही मतलब जो राज्य का अध्यक्ष होता है, जो जैसे यहाँ सरकार का अध्यक्ष कौन होता है भारत में, यानी संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का अध्यक्ष मतलब जो होता है प्रधानमंत्री, और राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, ठीक, सरकार का जो अध्यक्ष होता है, जो ये सरकार का अध्यक्ष, वही राज्य का भी अध्यक्ष होता है, एक ही होता है, जैसे अमेरिका में है दोस्तों। ठीक है, जो राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति ही सबकी नियुक्ति करता है। ठीक है, सबको उसको हटा भी सकता है। राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होती है। ठीक है, व्यवस्थापक सदस्य जो होते हैं प्रशासनिक पद के लिए और प्रशासनिक अध्यक्ष, ठीक है, व्यवस्थापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते हैं। ठीक, मतलब ये दोस्तों जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ठीक, प्रशासनिक पद के लिए और प्रशासकीय अध्यक्ष के लिए व्यवस्थापिका में सम्मिलित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा हो जाता है कि जो व्यवस्थापिका के, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो या व्यवस्थापिका जो सदस्य होते हैं प्रशासनिक पद के लिए सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो कार्यकाल होता है एक निश्चित होता है। ठीक है, जैसे उसमें होता था संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, उसको कभी विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का कार्यकाल निश्चित होता है, उसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं अब उनको समझते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता होती है को विभाजित करने में, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता विभाजित होती है, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है।
अब देखिए दोस्तों, मॉन्टेग्यू एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू एक व्यक्ति थे दोस्तों। इन्होंने मत शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था, अमेरिका के थे, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और उस पर इन्होंने कार्यपालिका, ठीक है, और व्यवस्थापिका, ठीक है, को अलग अलग कर दिया था। मतलब उसको एक दूसरे से संबंधित नहीं माना था, उनके कार्य अलग, उनके कार्य अलग। लेकिन जो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बीच जो है ये दोनों एक बटी होती हैं। बताया ना हमने कि जो यहाँ का कार्यपालिका ही सब कुछ होती है, ठीक है, व्यवस्थापिका से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं इस यहाँ मतलब जो है सर्वोच्च अध्यक्ष होता है सरकार का, राज्य का, दोनों का। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच जब मतलब दोनों में बंटवारा रहेगा, घनिष्ठ संबंध नहीं रहेगा, तो संघर्ष तो होगा ही होगा, ठीक है, एक खींचातानी बनी रहेगी। आगे देखते हैं। संसदात्मक सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? राजनीतिक दल। जो संसदात्मक सरकार होती है, इसमें राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, ठीक है ना, तो ये मतलब कार्य नहीं कर सकती है। जैसे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ठीक है। इस समय राष्ट्रीय जो दल हैं उनकी संख्या 7 है, ठीक, ओके। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर, हमने बताया था। जो मॉन्टेस्क्यू इन्होंने मतलब शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, अमेरिका के ही थे। वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, ठीक है, वहाँ का शासन जो शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक है, अमेरिका की। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, भारत में ऐसा है। जो मतलब जो यहाँ की मंत्रिमंडल होती है दोस्तों, वो लोकसभा, ठीक है ना, से ही बनती है। व्यवस्थापिका, लोकसभा मतलब व्यवस्थापिका का ही एक अंग है, ठीक है। व्यवस्थापिका के मतलब व्यवस्थापिका जो यहाँ की होती है, ठीक है ना, उसको 3 अंगों में विभाजित किया गया था। एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, एक राष्ट्रपति हो गया। व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं दोस्तों, एक लोकसभा, एक राष्ट्र मतलब जो है राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो मंत्रिमंडल के भी सदस्य हो जाते हैं। मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की, ठीक है, आड़ में नौकरशाही पनपती है। रेमजे मेयर ने कहा था संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व जो होता है उसमें नौकरशाही अफस्योर है। यहाँ बिना नौकरशाही के काम नहीं होता है। अब देखिए, जो भारत में है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो यहाँ की कार्यपालिका है पूरी तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। जहाँ सारे कार्य होते हैं वो नौकरशाही ही करती है, ठीक है, नौकरशाही, ओके, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं यहाँ के। संसदात्मक अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का संबंध, ठीक। मतलब जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो मतलब वर्गीकरण होता है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध से होता है। मतलब व्यवस्थापिका कार्यपालिका का संबंध संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है और अध्यात्मक शासन व्यवस्था में नहीं रहता है, ठीक है। इन्हीं से पूरा मतलब ये शासन व्यवस्था निर्धारित होती है, ठीक है। उसके पास देखने को आँखें हैं और सुनने के लिए कान है, किंतु बोलने के लिए जीवा नहीं है। ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसके अध्यक्ष की बात हो रही, अध्यक्ष की बात। ऐसी बात किस पर लागू होती है? ब्रिटेन की कॉमन सभा के अध्यक्ष। जो वहाँ दोस्तों देखिए, वहाँ लॉर्ड सभा है, कॉमन सभा। ब्रिटेन में जैसे भारत में भारत के व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं,
मतलब मूलतः तो 3 होते हैं सदन, ठीक है। भारत की व्यवस्थापिका 3 सदन है, लेकिन माने जाते हैं 2 प्रमुख जो हैं 2, राज्यसभा और जो है लोकसभा, 2 सदन। उसी तरह जो इंग्लैंड है दोस्तों, वहाँ की मतलब जो है संसद है, तो उसमें जो है 2 सदन माने जाते हैं। एक लाट सभा होती है, जैसे भारत में राज्यसभा, उसी वहाँ की लाट सभा है, ठीक है ना, जो सबसे प्रमुख है। और एक कॉमन सभा, जैसे भारत में लोकसभा है, वहाँ वो कॉमन सभा है। तो वहाँ का अध्यक्ष जो दोस्तों कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो है लाट सभा ही होती है वहाँ की। मतलब कि बोलने के लिए जिह्वा नहीं है उसके पास, वो कुछ कर नहीं सकता है। सुनने के लिए कान है, लेकिन देखने के लिए आंखें, लेकिन बोलने के लिए जिह्वा नहीं है। ओके। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, ये ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर ही आधारित है। ओके। संसदीय व्यवस्था का जो संसदीय व्यवस्था दल की भावना को संघर बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है। लॉर्ड डाइस ने ऐसी बात कही थी। संसदीय शासन व्यवस्था दल, देखिए इसमें दलीय प्रणाली की प्रमुखता होती है, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। आगे चलते हैं। नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था जो नौकरशाही है संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में नौकरशाही जरूर होती है दोस्तों, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, ठीक है। लॉर्ड हीवर्ड ने कहा था नौकरशाही को नवीन निरंकुशता, नवीन निरंकुश मतलब जो है क्या कहते हैं, तानाशाही की बात कही थी। नौकरशाही को मतलब जो है दोनों तानाशाही, मतलब इन्हीं पर ही पूरा कार्य डिपेंड होता है, ये इसीलिए मतलब इनमें निरंकुशता आ जाती है, निरंकुशता आ जाती है, ठीक है। लॉर्ड हीवर्ट ने कहा था, क्वेश्चन पूछा गया था। सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। C.D. बर्न्स ने ऐसी बात कही थी, इन्होंने कहा था श्रेष्ठतम शासन, जो श्रेष्ठतम स्वशासन ही श्रेष्ठ है, मतलब लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र को ही इन्होंने श्रेष्ठतम शासन कहा था C.D. बर्न्स ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? मैकफर्सन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है, यह कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसमें कार्यपालिका स्थिर होती है, मतलब उसका कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये विघटित नहीं होती यहाँ की कार्यपालिका, ठीक है, इसलिए इसे मतलब स्थिरता इसकी बात कही गई है। ओके। संसदात्मक अध्यक्षात्मक में भेद करने का आधार है, तो हमने बताया भी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पारस्परिक संबंध, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर होता है। क्यों ये सर्वशक्तिशाली होती है दोस्तों? क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित, इसको विघटन होने का डर नहीं रहता, इसीलिए जो है दोस्तों ये शक्तिशाली होती है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, यहाँ की कार्यपालिका को विघटित किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को विघटित करेगा, जब लोकसभा विघटित होगा तो यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल भी विघटित हो जाएगा। ओके। कार्यपालिका लोकसभा से ही दोस्तों यहाँ की मंत्रिपरिषद बनती है, आपको पता ही है, ठीक है। जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व के बिना नहीं कर सकता, लास्की ने कहा था। ये इनके बारे में तो पता ही होगा, बहुत फेमस विचारक हैं दोस्तों। इन्होंने मतलब जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, उदारवाद के समर्थक हैं ये दोस्तों, ठीक है। राज के जो कल्याणकारी स्वरूप है उसकी बात करते हैं और बहुलवादी संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, संसदीय शासन है उसका मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य जो संबंध होता है, यही संसदीय शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, ठीक है। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, हमने बताया था। अमेरिका के थे, इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति उत्तरदायी किसके प्रति होता है? जनता। जनता ही उसको चुनती है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भारत में जो प्रधानमंत्री को जनता के, जो यहाँ की सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि जो कार्यपालिका होती है यहाँ, ठीक है ना, कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, ठीक। और लोकसभा आपका जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, निम्न सदन जो होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संघवाद की अमेरिकी संघवाद से तुलना, ठीक। अब देखिए किस मामले में जो है वो भारत के संघवाद से सिमिलर है, ठीक। देखते हैं कि संविधान में राज्य अध्यक्ष के लिए निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन एवं उत्तरदायित्व दोनों का प्रावधान है। यूएसए में जो यहाँ का राजा होता है दोस्तों, राज्याध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। निर्वाचन एवं उत्तरदायित्व दोनों का प्रावधान है, ठीक है। निर्वाचन का और उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है। उत्तराधिकार जो होता है, ठीक है ना, दोनों का प्रावधान। मतलब ये समझ लीजिए कि जो हाँ उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है और बाद में वही उत्तराधिकारी भी होता है, ठीक है ना। यूएसए में ऐसी व्यवस्था है। इंग्लैंड में किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? प्रदत्त संविधि, जो वहाँ की प्रदत्त संविधि है उसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या हो सकती है इंग्लैंड में, ठीक है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है फ्रांस में दोस्तों अर्ध जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। वहाँ जो है दोस्तों राज्याध्यक्ष के समक्ष भी निर्बल है व्यवस्थापिका, और जो व्यवस्थापिका होती है मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष जो होता है वहाँ उसके प्रति भी निर्बल है, ठीक है ना। तो दोस्तों वहाँ अर्ध जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्य के गवर्नर, देखिए जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है और मतलब केंद्र का राष्ट्रपति होता है और राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है ना, राज्य का राज्यपाल। तो दोनों जो है उनको मनोनयन होता है, ठीक है ना, ये नॉमिनेट होते हैं, ठीक। तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, मनोनीत होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये क्या कहते हैं अमेरिका हो, ठीक है ना, अमेरिका में दोस्तों जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जब राष्ट्रपति जनता से चुना जाएगा तो राज्यपाल भी जनता से चुने जाएंगे। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति की जो चुनने की प्रणाली है वही राज्यपाल की है। राज्यपाल की अलग है थोड़ी सी, ठीक है, और राष्ट्रपति की अलग है। लेकिन मतलब जो है चुने दोनों अप्रत्यक्ष रूप से ही जाते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। भारत, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन में कहाँ विधि का शासन नहीं है? फ्रांस में विधि का शासन नहीं। ब्रिटेन ही विधि का शासन का प्रमुख समर्थक है। यहीं पर ही विधि का शासन का मूल वो देखा जाता है, ठीक है। तो आपका भारत में भी है विधि का शासन, डायसी ने कहा था, डायसी ने विधि के शासन की वकालत की है। आगे देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए में राज्य को प्रदान की गई हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्य को, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं भारत में, ठीक है ना, वो किसको प्रदान की गई हैं दोस्तों? आपको पता है केंद्र को प्रदान की गई हैं। जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं अनुच्छेद 248 किस अनुच्छेद में है?
शायद याद नहीं है सही से, 248 में है शायद। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है जो केंद्र पर, मतलब जो भारत में केंद्र को दी गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। किसको? केंद्र को। ओके। यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में किया गया था। ठीक है। निरपेक्ष सापेक्ष, ठीक है ना, स्थान तथा पॉकेट बी को स्थगन, निरपेक्ष सापेक्ष स्थगन पॉकेट वीटो में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? सापेक्ष वीटो यहाँ नहीं प्राप्त है, बाकी सारी चीज़ प्राप्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकी, ठीक है, संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्भव स्थल है भारत की सर्वोच्चता, भारत संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल है संविधान की सर्वोच्चता। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वहाँ का दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान की सर्वोच्चता पर जो है बेस है। ठीक है, भारत में भी ऐसा है। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था जो है भारत में दोस्तों अमेरिका से ली गई है। जो भारत की न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था है वो अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो संयुक्त राज्य, ठीक है, अमेरिका है दोस्तों, यूएसए संघ व्यवस्था में किसी राज्य, ठीक है ना, किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है संविधान की, ठीक है ना, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा। जो राज्य है जहाँ पर जिसको निर्माण जहाँ किया जा सकता है जिससे, तो उससे उसकी सहमति से कांग्रेस यानी जो वहाँ की संसद है उससे किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन से 1789 को अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1789। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक रहा है अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत वहाँ बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, जो संघीय शक्तियों का प्रमुख प्रसार का प्रमुख कारण यही रहा, अंतर्निहित शक्तियाँ जो वहाँ की। ओके। अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायपालिका को, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? रूजवेल्ट। वहाँ के जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से रूजवेल्ट थे, उन्होंने कहा था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। जो वहाँ की संसद है कांग्रेस को कहा जाता है, जो वहाँ की संसद कांग्रेस है दोस्तों। ठीक है। एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है तो वह स्विस कार्यपालिका है। स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त, दोनों से युक्त है तो वह स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। ठीक है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था दोस्तों, ये पहला देश है जहाँ बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुल कार्यपालिका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये पहला देश है जहाँ बहुल कार्यपालिका है। ठीक है। एक संघीय शासन, एक संघीय प्रणाली में केंद्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है। तथापि कुछ निहित शक्तियों में भी निहित शक्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? ठीक है, अमेरिकी। देखिए, निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब ये दोस्तों कि जो वहाँ की संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, केंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है। जो केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं उसकी गणना जो है कौन करता है? संविधान करता है। ठीक है। और कुछ निहित शक्तियाँ भी हैं, उसमें कुछ निहित शक्तियाँ हैं और ये निहित शक्तियों का सिद्धांत किससे संबंधित है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, जो निहित शक्तियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। अमेरिकी सीनेट, ठीक है, जो अमेरिका का सीनेट बहुत प्रमुख है दोस्तों। जैसे भारत का राज्यसभा होता है वहाँ अमेरिका में जो वहाँ की, जैसे कांग्रेस, वहाँ के भी तो 2 सदन हैं। कांग्रेस वहाँ की जो संसद है वहाँ के 2 सदन है, एक सीनेट होता है, ठीक है ना, एक प्रतिनिधि सभा होती है। ठीक है। जो लोकसभा है उसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है। तो वहाँ जो सीनेट होती है वही प्रमुख है। ठीक।
वहाँ पर दोस्तों राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वहाँ पर सीनेट को वहाँ राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जबकि भारत में ये प्राप्त नहीं है। भारत में यहाँ के जो है राज्यसभा को जो समान प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। ठीक, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप जो सरकार है, संघात्मक सरकार हो गई, एकात्मक सरकार हो गई, ठीक है, ठीक, शासन प्रणालियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे, ठीक है, संसदात्मक हो गई, अध्यक्षात्मक हो गई, हमने सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको भी नोट किया था, और जो पूछे जाने की संभावना जिनको पूछा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी हम इस नोट में नोट किए हैं और इस वीडियो में आपके सामने डिस्क्राइब भी कर दिए हैं। ठीक, अतः आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लाते रहेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइनर, इसके अलावा दोस्तों हम इस जो संविधान है, ठीक है, पॉलिटी है, इसका प्रैक्टिस सेट भी तैयार करेंगे। ठीक, इसकी टेस्ट सीरीज सब कुछ करवाया जाएगा, सब्र रखिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जो इस तरह नोट्स करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताते होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।